All right. Fernanda says, what is the ideal LDL? Ideal LDL. तो आप देखेंगे कि डॉक्टर ग्रेगर जो हैं वो जब भी किसी से बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो वो हमेशा चलते रहते हैं। तो वो उनके पास ट्रेडमिल पे वो चलते रहते हैं, क्योंकि रिसर्च ने बताया कि हर 2 घंटे जब हम बैठते हैं, अपनी लाइफ का जो है हम आधा घंटा जो है अपनी लाइफ का कम कर देते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर ग्रेगर जो हैं कभी भी कुर्सी पे बैठ के काम करना पसंद नहीं करते जितना वो कर सकें, इसलिए आप हमेशा उनको चलते हुए देखेंगे। तो इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। LDL depends on whether or not you have been diagnosed with heart disease. If you have not, a lifetime LDL, well, actually, a lifetime LDL under 100 should protect you from heart disease. However, if you didn't figure this out until middle age and your LDL's too high and you're trying to get it down to prevent heart disease, then 70 would be the target. If you already have heart disease, then the target draw in terms of secondary prevention, prevent a second heart attack, drops down to like 30 to 50, or basically as low as possible. So तो किसी ने प्रश्न पूछा कि एलडीएल का सही लेवल क्या होना चाहिए? तो डॉक्टर ग्रेगर कहते हैं एलडीएल अगर आप यंग हैं तो 100 तक आपका हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका हो तो आपको 30 से 50 के बीच में अपना एलडीएल रखना चाहिए, या आप मिडिल एज में पहुंच गए हैं तो होना चाहिए। यानी कि आपको कम से कम अपना लेवल एलडीएल का रखना चाहिए। जितना कम रखेंगे उतना आपको हार्ट अटैक का रिस्क कम होगा। लेकिन इंडियंस के हवाले से ये नहीं है, क्योंकि इंडियंस में जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, लाइपोप्रोटीन ए एक बहुत ही खतरनाक तरह का एलडीएल है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में इंडियंस में पाया जाता है, और इससे सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं। और यही कारण है कि इंडिया में दुनिया के अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक जो रिस्क है वो इंडियंस में है। और इसीलिए हमारे यहाँ यंग यंग सो कॉल्ड हेल्दी लोगों में भी हार्ट अटैक पाया जाता है। तो अब ये लाइपोप्रोटीन के बारे में भी डॉक्टर ग्रेगर हमें बताएंगे। wait a second, could there be a harm of having cholesterol too low? We didn't know until PCSK9 inhibitors came out. We have these new biologic injectable drugs which can drop people's cholesterol, LDL cholesterol, into the single digits. And still not seeing any problems with hormone manufacture like testosterone, estrogen, or any other issues that have piled on. So only benefit as you go lower and lower. But we don't, most people should not need drugs to get their LDL down. They just need to cut out or cut down on the three things that increase one's cholesterol, and that is saturated fat, found mostly in animal fats, and junk trans fats, found almost exclusively now in animal fat, now that's been removed from the food supply. तो डॉक्टर क्रैकर कहते हैं कि एलडीएल जो है हमने दवाइयों से कम करके देखा, और पाया कि एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कम करके देखा, और तब भी हमने पाया कि बॉडी पे कोई बुरा असर नहीं पड़ा। यानी कि एलडीएल कम करके सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है इससे। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन हमें किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए एलडीएल को कम करने के लिए, क्योंकि यदि हम अपने भोजन से सिर्फ वो चीजें निकाल दें जिसके कारण एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन सबसे खराब वाला कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो समस्या ही चली जाएगी। और वो चीजें कौन सी हैं? दूध, मीट, अंडा, मच्छी, डेयरी, ये सारे यानी कि जानवरों से आने वाली जितनी भी चीजें हैं, और घी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो भी जानवरों से आता है। ये जब सारी चीजें हम अपने डाइट से निकाल देंगे, एक चीज। दूसरी चीज, हमें जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें जो सैचुरेटेड फैट होता है, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, हमारे इंडिया में तो समोसे, फ्राइड, मैगी और बिस्किट्स और सेवियाँ और क्या-क्या जो भी स्नैक्स आप सोच सकते हैं, वो सारे स्नैक्स निकाल दें तो उसमें ट्रांस फैट होता है, तो वो उससे भी हमें नहीं होगा। तो ये कहते हैं जब हम ये चीज़ें अपनी डाइट से निकाल देंगे तो एलडीएल अपने आप ही ठीक हो जाएगा।
from partially hydrogenated into oils. And third is dietary cholesterol, found predominantly in eggs, but throughout the animal kingdom. तो उन्होंने कहा कि ये दूध, मीट, अंडा, मच्छी ये सब निकाल देंगे हम, सैचुरेटेड फैट जो है वो कहाँ से आता है? अधिकांश सैचुरेटेड फैट इन्हीं चीज़ों से आता है। कहते हैं दूसरी जगह जहाँ सैचुरेटेड फैट आता है वो है वो आता है हमारे जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनसे आता है। फिर कहते हैं ट्रांस फैट सारा हमारा प्रोसेस्ड फूड और एनिमल प्रोडक्ट से आता है। और कहते हैं कि ट्रांस फैट एक और जगह से आता है जब हम तेल को एक तो हम एनिमल से बनाते हैं जो लार्ड जिसको कहते हैं उससे आता है, दूसरा आता है जब हम तेल तो तरल पदार्थ होता है, जब हम उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे डालडा बना देते हैं, तो ये जो वनस्पति घी होता है, डालडा टाइप जो चीज़ होती है, इनके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में बहुत अधिक होती है। तो उन्होंने कहा ये बेहद बेहद खतरनाक होते हैं सेहत के लिए। जब हम ये तीनों चीज़ें निकाल देंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल अपने आप नीचे आ जाएगा। Just do all that, your cholesterol should drop right down. Add in a whole bunch of high fiber plant foods, which is, say, whole plant foods, and you can push your cholesterol down even further. I have an LP little a video up. I'm trying to think if I have another one coming up. I was just looking at that for the book. But I go through exactly where we should have a target LP little a and what we can do about it. Yes, in addition to eating healthy, there are a few foods, particularly that may तो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप ये सारे खाद्य पदार्थ अपने डाइट से निकाल दीजिए और अधिक से अधिक आपको क्या खाना है? फाइबर यानी कि भूसा। और ये भूसा होता किस में है? ये भूसा होता है मोटे अनाज में, दाल में, छोले, राजमा, चने और तमाम सब्जियों में और फ्रूट्स में होता है। किसी भी एनिमल से आने वाली जो चीज़ है उसमें एक दाना भी जो है फाइबर या भूसे का नहीं होता। और ये फाइबर और भूसा क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल को जो है वो दबा लेता है और कोलेस्ट्रॉल को फंसा लेता है और फिर ये हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह का भूसा खाएँ और ये भूसा ही है जो हमारी बॉडी में जाके हमारे गट बायोम के जो माइक्रोब्स हैं अंतड़ियों में इनको फीड करता है, जो कि हमारे लिए तमाम तरह के विटामिन्स, मिनरल्स बनाते हैं और हमारे लिए कैंसर और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं हमारे अंदर। तो ये माइक्रोबायोम के लिए बहुत अच्छा है भूसा और कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से निकालने के लिए अच्छा है। अब ये बात करते हैं लाइपोप्रोटीन ए के बारे में। ये वो खराब वाला एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है, उसका एक विशेष प्रकार है जिसको लाइपोप्रोटीन ए कहते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडियंस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये हार्ट अटैक का नंबर 1 कारण है। और मुझे तो अभी तक नहीं पता कि किसी भी इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में या किसी भी यूट्यूब वीडियो में हमने ये बातें रिसर्च के हवाले से कभी भी सुनी हो कि लाइपोप्रोटीन ए को हम कैसे ये कारण है हमारे हार्ट अटैक का और इसको कैसे कम किया जा सके। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, लाइपोप्रोटीन ए जो है उसको कम करने के लिए आज तक कोई भी दवाई दुनिया में नहीं बनी है। बाकी तरह के कोलेस्ट्रॉल तो कम करने की दवाइयाँ बनी हैं, पर लाइपोप्रोटीन ए को कम करने की आज तक कोई दवाई नहीं बनी। और क्योंकि कोई दवाई नहीं बनी, इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी इसके बारे में बात ही नहीं करता, डॉक्टर्स को ही नहीं बताते और ये रिसर्च इसलिए बाहर नहीं निकल के आती, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। Lower LP little a further. And I think those are that may lower LP about it. Yes, in addition to eating healthy, there are a few foods, particularly that may lower LP little a further. And I think those are black cumin seed and flax seeds. तो कहते हैं कि एलपीएल को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ये दूध, मीट, अंडा, मच्छी वाली डाइट छोड़ दीजिए। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कितना प्रतिशत उससे एलपीएल कम होता है। उससे 16% आपका एलपीएल जो है कम हो जाएगा, जैसे ही हम सारे के सारे जानवरों से आने वाली चीज़ें खाना बंद कर देंगे। फिर अगर उसके अंदर हम साथ में 1.5 चम्मच फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज जो हैं, पिसे हुए अलसी के बीज अगर हम रोज़ खाएँगे तो उसमें 20% और हमारी कमी आ जाएगी एलपीए के अंदर। ऊपर से अगर उसके अंदर हम
ब्लैक क्यूमिन सीड यानी कि कलौंजी खाना शुरू कर देंगे, आधा चम्मच कलौंजी रोज खाएंगे, तो हमारे अंदर और जो है वो गिरावट आएगी एलपीए की। तो यानी कि ये 3 चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम अपने हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत ही कम कर सकते हैं। और वो चीज़ जो नंबर 1 किलर है हमारे इंडियंस के अंदर, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक हमारे अंदर होते हैं एलपीए के कारण, और वो एलपीए को कम करने वाली आज तक दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी है, लेकिन सिर्फ होल प्लांट बेस्ड खाना खाने से, दूध, मीट, अंडा, मच्छी अगर हम बंद कर दें और साथ में हम लें रोज का आधा चम्मच कलौंजी का पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई अलसी का पाउडर, तो वो हमारे एलपीए लेवल एकदम नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। But check the video to find out. Okay. Jesse has natural low HDL with a whole food plant-based diet. LDL and triglycerides plummeted. Fantastic. But it talks about a triglyceride to HDL ratio. What's important number to track? LDL is the important number to track. We used to think HDL, so-called good cholesterol, was good and actually had. तो कहते हैं कि जब आप काफ़ी अधिकांश लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में इतने सारे नंबर आते हैं, हम किस कोलेस्ट्रॉल के नंबर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझें। तो वो कहते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल ठीक है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन टोटल कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमारी बॉडी में एलडीएल कितना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एलडीएल को कंट्रोल करें, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करें। कहता फिर कुछ लोग कहते हैं कि एचडीएल जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है वो कितना होना चाहिए। तो कहते हैं कि अब हमें पता चल रहा है कि एचडीएल को बढ़ाने से जो है कोई खास लाभ नहीं होता है। Had benefits in terms of reducing disease risk. It turns out that is not the case, based on a whole range of evidence, including drugs that raise HDL, which actually had to be stopped early because it was killing people, and probably most importantly, these so-called Mendelian randomization studies, where people who just genetically at birth born with genes that give them kind of unnaturally elevated HDL throughout their entire lives, regardless of what they eat or how they live, do not actually have lower cardiovascular disease. However, those born with high LDL die early. तो कहते हैं कि हमने रिसर्च के द्वारा ये पाया कि जिन लोगों में जेनेटिकली हाई एचडीएल जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, तो ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो एचडीएल जिसको हम अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, कहते हैं ये एक मिथ है, ये एक भुलावा है, ये सही नहीं है। अब आप देखिए पूरे वर्ल्ड में 99.999 डॉक्टर्स यही कहेंगे कि आपका एचडीएल जो है वो हाई होना चाहिए। अगर हाई होगा तो आपका आपको हार्ट अटैक से बचने में वो मदद देगा। और वो कहते हैं ऐसा सरासर गलत है, क्योंकि जो लोग जेनेटिकली जिनका एचडीएल लेवल बढ़ा हुआ होता है, चाहे वो कुछ भी खाएं, पर उन लोगों में भी हार्ट अटैक से उनको मदद नहीं मिलती एचडीएल से। जबकि जिन लोगों में जेनेटिकली एलडीएल बढ़ा हुआ होता है, उनमें हार्ट अटैक अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यानी कि एचडीएल से हार्ट अटैक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ता है आपका एलडीएल कितना बढ़ा हुआ है। मतलब एचडीएल जिसको हम अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल मानते थे वो बेबुनियाद है, वो हमारे लिए कोई मददगार नहीं है। From cardiovascular disease, and those born with low LDL are protected from heart disease regardless of what they eat, proving that effectively proving. Of course, there's actually real proving in terms of randomized controlled trials, but it's the best in terms you get for observational data, which show that LDL is actually a risk factor, not just a correlate. So, for example, I had to do a video talking about this HDL thing. It's one of my egg videos, where something like having lots of what was it, tennis shoes in your house associated with better health. But that's not because gym shoes actually help your health directly. It's just a proxy for something like exercise, which actually does help your health. So those people that who carry around cigarette lighters probably live shortened lives, but not because they're carrying around cigarette lighters. It's not a cause and effect, a causal risk factor.
And similarly, HDL is not a causal protective factor for heart disease. So don't worry about your HDL. Worry about your LDL. And it's wonderful that they're down, and that's fantastic. Congratulations. तो वो कहते हैं कि एचडीएल जो है ये सरासर गलत है कि वो एचडीएल का जो लेवल बढ़ा हो और वो हमें हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करे हार्ट अटैक से। उन्होंने बोला ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसलिए एचडीएल की तरफ आप कोई ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि आपका एलडीएल कितना बढ़ा हुआ है और इसी से आपको सबसे अधिक मदद मिलेगी। Okay, Francis says, what is the main reason why one's A1C fluctuates from high to low and high to low? That is, will a B12 supplement help with diabetic neuropathy? Okay, for those of you who are like, what is an A1C? It is a तो ये प्रश्न पूछते हैं इनके एक जो स्ट्रीम में कि क्या कारण है कि मेरा A1C जो है, जो ब्लड शुगर है, वो ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, ऊपर-नीचे होता है। और क्या B12 लेने से डायबिटीज़ में जो नर्व पेन होती है, उसमें मदद मिलेगी? a measure of kind of long-term blood sugar control over the last few months or so, but really biased towards kind of more recent events. And so the main reason is people are eating different foods. And although women can get hormonal changes throughout the month, that even if they're eating the same thing, they can have different blood sugar responses. So that could be one reason. If you're sick, you have really high blood pressures, even if you're kind of eating healthy. But typically, we tend to think of HbA1c as in terms of diabetic control and how well medications are working. And for prediabetes or in general, it's typically what's happening with the diet. Primarily the glycemic load of different foods. And so I encourage people to cut out refined grains and things that cause too high of a blood sugar spike. तो कहते हैं कि A1C जो है आपका, अगर आप ये A1C जो होता है ये हमें बताता है कि ब्लड शुगर जो है आपका एक लंबे समय तक, लाइक कुछ हफ्तों में कैसा आपका ब्लड शुगर कंट्रोल था, उसके बारे में एक आइडिया देता है। तो कहता है अगर आपका A1C जो है बार-बार ऊपर-नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब आप अपने भोजन में ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो आपके ब्लड शुगर में स्पाइक्स लेके आ रहा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप वो एक ही प्रकार का भोजन हमेशा खाते हैं, तो हो सकता है कि आपके बीच के अंदर कोई बीमारी हो, आप बीमार हो गए, आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक कर गया हो, उसके कारण आपकी ब्लड शुगर में इफ़ेक्ट आया हो, और फीमेल्स के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उसके कारण भी ब्लड शुगर जो है चेंज होता रहता है। अगर आप रियली कंसर्न हैं A1C के बारे में और आप अपनी तरफ से अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो प्लांट बेस्ड डाइट आप ऑलरेडी ले रहे हैं, तो साथ-साथ में आप इसका भी ध्यान रखिए कि प्लांट डाइट में वो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करें। तो आप जो अनाज खाएँ, वो मोटा अनाज खाएँ, तो ऐसी चीज़ें खाएँ, और साथ में जैसे ब्रेड, आलू, ऐसी चीज़ें भी हैं, वो भी ब्लड शुगर को स्पाइक करती हैं। Okay, Santanu says, with plant-based diet, reduce sugar substantially. I want to know, how do I reduce insulin resistance? Great. Current fasting insulin is 16, looking to reduce it. HDL has gone down. We don't worry about HDL because it's not a causal risk factor for heart disease. तो एक और उनके दर्शक लिखते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट जब से मैंने शुरू की है, मेरा ब्लड शुगर जो है वो बहुत कम हो रहा है, और कहता है कि लेकिन मैं अपनी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको कैसे बेटर बना सकता हूँ। तो कहता है कि करंटली 16 है और मैं उसको 5 पे लेके आना चाहता हूँ। मेरी पहले 40 थी, तो इंसुलिन अब मैं 16 पे लेके आ गया हूँ, मैं 5 तक लेके आना चाहता हूँ। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि 40 से वो 16 पे आ गए हैं, तो सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट करने से। But if you want to reduce your insulin resistance, you decrease the cause of insulin resistance, which is excess saturated fat intake in the context
of a hypercaloric diet. तो कहते हैं कि यदि आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना चाहें, यानी कि आपकी बॉडी जो इंसुलिन बना रही है, वो आपकी बॉडी अच्छे से उसको प्रयोग में ला पाए, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी डाइट में से सैचुरेटेड फैट निकालना है। और ये सैचुरेटेड फैट कहाँ से आता है? ये आता है दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी से सैचुरेटेड फैट आता है। तो कहते हैं कि ये सैचुरेटेड फैट को आपको अपनी डाइट में कम रखना है। जब आप लो फैट प्लांट बेस्ड डाइट खाएँगे, तो अपने आप ही आपकी खुद की जो बॉडी की इंसुलिन है, वो ही बेटर काम करने लग जाएगी। Or excess visceral adiposity. If your waist, measured at your belly button, is more than half your height, you need to lose weight to reduce. तो कहते हैं या फिर आपका जो पेट के चारों तरफ जो मोटापा है, यानी कि अगर आप जो बेली बटन है, उसके चारों तरफ अगर आप टेप लगाएँ और अगर आपका वो जो डिस्टेंस है, वो आपकी हाइट के हाफ से ज़्यादा हो, तो यानी कि आपको वेट लूज़ करने की बहुत ज़रूरत है। तो पर लेकिन जब आप प्लांट बेस्ड पे डाइट पे जाएँगे, तो अपने आप ये बेली फैट जो है, वो अंदर जाने लग जाएगा। तो उन्होंने कहा इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बेटर हो जाएगी। Reduce that visceral fat and decrease insulin resistance regardless of what you eat. Okay, BLK says type 2 diabetic. Oh, but eating healthy, wonderful. Not on meds, fantastic. Oh, but can't get glucose under control. And so one of the reasons may be you're suffering insulin resistance. तो नेक्स्ट में लिखते हैं कि मैं टाइप 2 डायबिटिक हूँ, मैं होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट यानी कि होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पे हूँ और मेरे को अब कोई सिम्पटम्स नहीं है, बीमारी के कोई लक्षण नहीं है, डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं है मुझे। मैं इस समय कोई भी दवाई नहीं ले पा रहा हूँ, फिर भी मेरी जो ग्लूकोज़ है उसको ठीक से मैं जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है मेरे अंदर, पर 100% नहीं हुई। इसका क्या कारण है? तो डॉक्टर ग्रेगर कह रहे हैं इसका ये कारण है कि अभी भी आप जो हो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, यानी कि आपकी जो बॉडी में जो इंसुलिन बनती है, बॉडी उसको ठीक तरह से प्रयोग में नहीं ला पा रही। लेकिन उसके लिए करना क्या है? वही चीज़ जो डॉक्टर ग्रेगर ने अभी 1 मिनट पहले बताई थी कि आपको जानवरों से आने वाली तमाम चीज़ें बंद कर देनी है और साथ में आपको अपना मोटापे को कम करने के लिए आपको प्रयास करने हैं, यानी कि आपको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, आपको कम खाना खाना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए और मैं अपनी तरफ से जोड़ देती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करनी चाहिए, जिससे कि इन सब चीज़ों से फिर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी चली जाएगी। It's from excess visceral fat. So if you have excess abdominal fat, it can spill fat in your bloodstream. And so even if you don't have it going into your mouth, you still have these high levels of fat in your blood, and that interferes with insulin responsiveness in your muscles and liver. तो कहते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर ग्रेगर ने बताई कि देखिए हम जानते हैं कि सैचुरेटेड फैट के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। हम कई बार अपने डायबिटीज़ वालों में बात कर चुके हैं इस बारे में कि डायबिटीज़ जो होती है हम सोचते थे कि वो शुगर के कारण होती है, लेकिन अब हमें पता चला है कि डायबिटीज़ का कारण है फैट टॉक्सिसिटी, यानी कि जो फैट है वो ज़हर का काम करता है पैनक्रियाज़ पे जाके, उसके कारण डायबिटीज़ होती है। शुगर के कारण होती है पर डायरेक्टली नहीं होती। जब हम बहुत अधिक मात्रा में चीनी खाते हैं, रोज़ खाते हैं चीनी, तो वो क्या करती है लिवर में जाके खराब वाले फैट में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये खराब वाला फैट जाके पैनक्रियाज़ के अंदर ज़हर का काम करता है। तो या हम खाने में डायरेक्टली फैट खाएँ या चीनी जब हम खाने में खाएँ वो फैट में कन्वर्ट होती है। तो ये दोनों तरह के फैट जाके पैनक्रियाज़ के ऊपर ज़हर का काम करते हैं और पैनक्रियाज़ जो है वो फिर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और यही जो फैट है फिर जाके इंसुलिन रिसेप्टर्स पे च्युइंगम की तरह चिपक जाता है और जो इंसुलिन बनती भी है, वो अब रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर पाती। तो इस पूरे मैकेनिज़्म से होती है डायबिटीज़। तो डॉक्टर ग्रेगर कह रहे हैं, आपने होल प्लांट बेस्ड डाइट तो अपना ली और इस डाइट के कारण आपने वो सैचुरेटेड फैट खाना भी बंद कर दिया और फैट की मात्रा आपके भोजन में कम होगी, जिसके कारण आपने काफ़ी आराम पाया।
लेकिन 100% आपकी इंसुलिन क्यों नहीं आपकी ब्लड शुगर ठीक हो रही? उसके कारण ये है कि आपके बेली में जो फैट है, वो फैट जो है वो आपके ब्लड में जा रहा है और वो उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से आपके डाइट में खाने वाला एक्सेस ब्लड ब्लड डाइट में खाने वाला जो फैट था वो ब्लड में जाके एक्सेस फैट बन रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब जो आपकी बेली में बचा हुआ फैट पड़ा था, अब वो आपके ब्लड में जाके उसी तरह से काम कर रहा है। यानी कि जब हम डाइट इम्प्रूव कर देते हैं, तो धीरे-धीरे उसको टाइम लगता है। जब तक बेली फैट रहेगा, उस डाइट को काम करने में प्रॉब्लम होगी। तो क्या करना है हमें? डाइट के साथ-साथ हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम रोज़ जो है वो वर्कआउट करें, कम से कम हम 1 से डेढ़ घंटा की वॉक करें। लगातार नहीं कर सकते तो 20-20 मिनट की करें और बाहर गर्मी में जाके नहीं कर सकते तो चाहे एक छोटा-सा कमरा ही हो, आगे-पीछे, चाहे 10 कदम आगे, 10 कदम पीछे, ऐसे ही करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये है कि हमें बैठना नहीं है कुर्सी पे ज़्यादा, हमें चलते रहना है। sugar, and that's what causes type 2 diabetes, especially when it offloads fat to your poor pancreas and can destroy some of your insulin producing cells. And so weight loss would be the next step. And if your glucose is not under control, you should indeed talk to your doctors about being on meds until something like metformin until you can get it under control with diet, though it may take weight loss to drop your visceral fat to levels that where your insulin resistance drops enough that you can reverse your diabetes. तो कहते हैं कि यदि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो आपको ज़रूर दवाइयाँ लेनी चाहिए जब तक कि आपका जो पेट के अंदर वाला जो फैट है, वो चला ना जाए और जब वो चला जाएगा तो अपने आप आपकी इंसुलिन रेज़िस्टेंस जो है वो ठीक हो जाएगी, तब आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अभी दवाइयाँ मत बंद कीजिए, जब तक आपका ब्लड शुगर कंट्रोल ना हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो थी डॉक्टर ग्रेगर ने बताई और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डॉक्टर ग्रेगर के क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से वो खोल के सारी बातें बताते हैं। तो चलिए जितने भी लोग देख रहे हैं अगर आपको कोई जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें ये बातें और लोगों तक पहुँचाने में बहुत मदद मिलती है।